हेलो व्यूअर्स, तो आ चुके हैं हम लोग अपने इमरजेंसी के एक और नए लेक्चर में, जहां हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की। पार्ट 1 में हमने नेशनल इमरजेंसी कवर किया था। आज हम लोग प्रेसिडेंट रूल को देखेंगे, यानी राष्ट्रपति शासन को। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं और आमतौर पे इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। स्टेट इमरजेंसी इसलिए क्योंकि स्टेट में लगती है ये, तो इसलिए इसको आमतौर पे इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। संविधान में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। संविधान में प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं और इसके पूरे प्रोविज़न को समझते हैं हम लोग, और इसके पूरे प्रोसेस को भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इमरजेंसी देखी थी। 3 टाइप की इमरजेंसी है आर्टिकल 352, 356 और 360 में। जहाँ पे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। आज हम लोग प्रेसिडेंट रूल यानी आर्टिकल 356 को कवर करेंगे। तो अभी डायरेक्टली हम लोग मूव करें 356 पे। इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं इससे, कि देखिए ये तो पता है हमें कि 356 में जाके हमें प्रेसिडेंट रूल मिलने वाला है, मगर इससे पहले का एक आर्टिकल है 355, ये समझना जरूरी है। 355 कह रहा है कि केंद्र की कुछ ड्यूटी है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी कुछ ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? वो ड्यूटी है राज्य सरकार को लेके, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को लेके आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। हमेशा ऐसा नहीं हो कि आप स्टेट गवर्नमेंट के बीच आप हमेशा बस अपने आप को बड़ा ही शो करो। आपको दिखाना भी, आप बड़े हो तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। क्या ड्यूटीज़ हैं? अगर कोई बाह्य आक्रमण हुआ, कोई आक्रमण हो रहा है बाहर से, तो आपको प्रोटेक्ट करना है राज्य को। कौन प्रोटेक्ट करेगा? केंद्र प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। अगर कोई आंतरिक अशांति भी हो गई, किसी प्रकार का इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हुआ, तो उसको भी मैनेज करने की जिम्मेदारी केंद्र की है। ये केंद्र की ड्यूटी है कि राज्य को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। किसी प्रकार से दो दिक्कतें अगर आ रही हैं, तो केंद्र ने कहा ठीक है भाई, ये ड्यूटी मैं अपने हाथ में लेने को तैयार हूं, मगर कभी अगर मुझे ऐसा दिखा कि तुम संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहे हो, तो फिर मैं आगे एक्शन लूंगा तुम्हारे अगेंस्ट। इसका मतलब केंद्र की ड्यूटी यह है कि भाई मैं तुम्हें रक्षा तो तुम्हारी करूंगा, मगर एक चीज ये भी इंश्योर करूंगा कि तुम संवैधानिक तरीकों से ही आगे बढ़ो। कौन? राज्य। केंद्र ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य जो आगे बढ़ रहा है, अपने सारे फैसले ले रहा है, सारे कार्य कर रहा है, वो एक संवैधानिक नियमों के अधीन रहते हुए कार्य कर रहा है। तो ये चीज 355 बोल रहा है। अब 355 में पहले इसको बोल दिया कि भाई आपकी ड्यूटी है, मगर आपको ये भी ध्यान देना है कि राज्य सही तरीके से कार्य करे, संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करे। अब यही जब संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं तो आगे इनको दिक्कत होगी। जब बोल रहा है कि अगर मान लो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं किए तब, तो कह रहा तब जब नहीं करोगे तो उसके बाद 356 तुरंत आ जाएगा आर्टिकल। अब आएगा आगे बढ़ के 356 और आगे का प्रोसेस तुमको समझाएगा कि भाई अगर तुम नहीं माने तो इसके पास एक ऑप्शन है कि इमरजेंसी लगा देगा तुम्हारे ऊपर। तो यही पूरी कहानी है। तो 355 से ये पूरा सिलसिला चालू होता है और फिर 356 से यहाँ पे कहानियाँ आगे बढ़ती हैं। तो ये प्रेसिडेंट रूल की क्या कहानी है, इसमें क्या क्या ग्राउंड है जिन ग्राउंड पे इसको लगाया जा सकता है। पहला 356 आर्टिकल 356 में दिए गए ग्राउंड कि भाई राज्य सरकार जो है वो संविधान का पालन करने में असफल है, वो विफल हो गई। मतलब वहाँ का जो कार्य हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या तो ये कंडीशन हो जाए। ठीक। और दूसरा क्या ग्राउंड हो सकता है? आर्टिकल 365 वाला, या तो भाई तुम संविधान को सही से फॉलो नहीं कर रहे हो, या दूसरा ग्राउंड 365, अगर केंद्र सरकार ने कोई डायरेक्शन दी है आपको कि आपको ऐसा ऐसा करना है और राज्य कह रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं मानूंगा केंद्र की बात, तो ऐसी कंडीशन में भी इनके पास यानी केंद्र के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब बात है कि इमरजेंसी लगाए कौन। जब भी केंद्र की बात आएगी, केंद्र का मतलब इमरजेंसी लगाने वाला व्यक्ति तो भाई प्रेसिडेंट ही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रेसिडेंट ही समझना है, आंसर हमेशा प्रेसिडेंट ही होगा। मगर प्रेसिडेंट कभी भी कोई काम अपने से नहीं करता, हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे करता है, तो इमरजेंसी भी इन्हीं की सलाह पे लगाएगा। तो ग्राउंड कितने हो गए? दो हो गए, एक 356 और दूसरा 365। एक, जब तुम भाई संवैधानिक तरीके से काम करने में विफल हो जाओगे, अब हमें लग गया कि अब ये संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर केंद्र सरकार कुछ बोल रही है राज्य को करने के लिए और राज्य कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, तो उस कंडीशन में भी इमरजेंसी लग सकती है। पता चला मोदी जी ने कोई लॉ बनाया और लॉ पास किया, बोला कि पूरे देश में लागू होगा, मगर कोई एक दो राज्य आनाकानी कर रहे, कह रहे हम नहीं अपने यहाँ लागू होने देंगे, तो ये कंडीशन भी ये चीज़ हो सकती है कि मोदी जी कहें कि यार तुम तो मेरे डायरेक्शन को नहीं मान रहे हो, और डायरेक्शन मानना तुम्हारी संवैधानिक ड्यूटी थी, और संवैधानिक ड्यूटी भी कहीं ना कहीं तुम विफल हो गए पूरी करने में। तो इन दोनों का आधार वो बना लेंगे कहीं ना कहीं, तो इस आधार पे भी वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया।
अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखिए कि ये प्रोसेस का पूरा क्या रहने वाला है। सबसे पहले कि इमरजेंसी की भाई घोषणा हो कैसे रही है, तो बोल रहा है कि गवर्नर की रिपोर्ट पर। अब जरूरी नहीं कि गवर्नर की रिपोर्ट पर ही प्रेसिडेंट को ऐसा अनुमान होगा कि भाई गवर्नर बताएंगे तभी हमें पता चला, नहीं, गवर्नर के कहने पर भी उन्होंने कोई गवर्नर रिपोर्ट भेज दी, क्योंकि गवर्नर एजेंट होता है केंद्र का। तो केंद्र का एजेंट है तो केंद्र को तुरंत जानकारी देगा वो कि सर ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ का राज्य जो है संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। तो इस ग्राउंड पे या तो भाई गवर्नर की आप रिपोर्ट देख लो, हो सकता है गवर्नर को भी ना समझ में आए वो स्थिति, तो क्या इनके इशारे पर ही काम करेंगे? कह रहे नहीं, केंद्र सरकार अपने से भी ले सकती है डिसीजन, मतलब गवर्नर की रिपोर्ट पर भी और इनके रिपोर्ट के बिना भी, अन्यथा भी, इनके अलावा भी वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति से इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। बात इतनी सिंपल से पूरा प्रोसेस हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, हो सकता है गवर्नर बताए या गवर्नर के अलावा अदर कंडीशन, ये इनकी रिपोर्ट पे या इनकी रिपोर्ट के बिना प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं किसकी, प्रेसिडेंट रूल की। अब जैसे ही इन्होंने घोषणा की इस पॉइंट पे घोषणा की, घोषणा पत्र इनका जारी हो गया। अब जैसे ही घोषणा पत्र जारी हुआ तो इनको मिल गया 2 महीने का टाइम। इमरजेंसी तो लग गई यहीं इसी पॉइंट पे, मगर यहां से अब इनको 2 महीने का समय मिल गया। ये 2 महीने का समय क्यों मिला? कहा भैया आपने इमरजेंसी लगा दी है, मगर ये 2 महीने आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से सहमति ले लो। किसकी सहमति? कि ये जो इमरजेंसी लगी है इसको आगे कंटिन्यू करना है। अब मान लो सहमति नहीं मिली, तो सहमति नहीं मिली तो ये समाप्त हो जाएगी 2 महीने के भीतर भीतर। कोई जवाब नहीं दिया तो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, या तो ना बोल दें या तो दोनों सदन में पास ही ना हो, तो कुछ भी कंडीशन हो गई, किसी प्रकार से भी अगर नेगेटिव रिजल्ट हमें मिला तो इमरजेंसी वहीं समाप्त हो जाएगी। मतलब कहने का ये है, इमरजेंसी इस पॉइंट पे लगी है तो यहां से आपको 2 महीने तक का जो है छूट है। 2 महीने के भीतर भीतर आपको संसद से जो है परमिशन लेनी है। अब देखिए यहां पे जब 2 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है तो इसी दौरान इनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से परमिशन चाहिए। अब दोनों से परमिशन चाहिए तो किसी न किसी बहुमत से चाहिए होगा, तो कह रहा है साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से आप इसको दोनों ही सदन से पास करवा लीजिएगा। ठीक, तो सिंपल मेजॉरिटी और 2 मंथ, ये याद रखिएगा। अब इसमें एक कंडीशन और आने वाली है, हो सकता है कि भाई हम गए संसद के पास और लोकसभा हो गई भंग, पॉसिबिलिटी है ये वाली, तो उस कंडीशन पे क्या करना है? अब भाई लोकसभा हो गई भंग, लोकसभा हो गई समाप्त, तो आपके पास कौन बच रहा है? अब आपके पास बच रहा है राज्यसभा। क्या राज्यसभा कभी भंग होती है, विघटित होती है? कहते हैं नहीं, राज्यसभा हमेशा जो है कार्य करती रहती है, वो कभी विघटित नहीं होती है। तो लोकसभा का विघटन हो सकता है, मान लो विघटन हो गया किसी भी प्रकार से, और हमें इमरजेंसी पे भाई परमिशन चाहिए, तो कह रहे परमिशन तब कैसे ली जाए? कह रहे सबसे पहली चीज ये करिएगा कि जो राज्यसभा बचा हुआ है इससे परमिशन पहले ले लीजिए। पता चला इसी ने मना कर दिया तब, तो कहते लोकसभा जाने कोई मतलब ही नहीं, जब राज्यसभा ही मना कर दे रहा है तो आगे क्यों बढ़ोगे? तो कह रहे हैं कि पहले राज्यसभा से आप परमिशन अपनी ग्रांट करवा लीजिए, राज्यसभा आपको परमिशन दे देगा, तो उसके बाद जिस दिन पहली बैठक होगी लोकसभा वापस भी तो आएगी, उसका पुनर्गठन होगा उसके बाद, तो पुनर्गठन होने के बाद जो भी उसकी डेट होगी पहली बैठक से 30 दिन का समय मिल जाएगा आपको। मतलब लोकसभा आज आ रही है, जिस दिन भी उसको पुनर्गठन हुआ आज की डेट पे आई, यहां से 30 दिन और इतने टाइम के भीतर भीतर आप लोकसभा से भी परमिशन ले लीजिए। तो यहां पे आपको जब विघटन हो चुका होगा उसके लिए प्रथम बैठक मतलब फर्स्ट उसकी सिटिंग से 30 दिन का टाइम पीरियड मिल रहा है, आप लोकसभा से परमिशन ले लीजिए। मगर उसके पहले कंडीशन याद रखिएगा, राज्यसभा से भी आप परमिशन ले चुके हो तभी आप ये काम करेंगे। अब इसका टाइम पीरियड कितना हो सकता है? देखिए टाइम पीरियड के लिए कहा गया कि भाई आपको ये लगाना है तो एक बार में 6 माह लगा लो, 6 माह। क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका 3 ईयर तक हो सकता है, 3 साल तक आप इसको इम्पोज कर सकते, मगर एक बार में आपको कितना लगाना है? एक बार में आप 6 माह ही लगा सकते हो, 6 मंथ्स। तो कह रहे हैं दोबारा बढ़ाना है तो दोबारा संसद के पास जाइए, परमिशन लीजिए, सेम उसी प्रोसेस से परमिशन लेके फिर उसको आगे बढ़ाइए। फिर कितने टाइम के ले सकते हैं एक बार में? फिर 6 माह। तो 6 माह करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, ये समझ में आ गया। कह रहे मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है, कह रहे 3 ईयर। मगर ये 3 ईयर के पीछे की एक कंडीशन है। 3 ईयर के पीछे कहानी ये है कि हमारे पास आया एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने कुछ चीज़ें बदल दी। क्यों? क्योंकि भाई जो राष्ट्रपति शासन है सबसे ज़्यादा मिसयूज होने वाला इमरजेंसी है, तो इसको जरा हिसाब से हम इसको इम्पोज करें, लागू करें, तो इसलिए इसमें कुछ कंडीशन लगा दी गई। क्या कंडीशन लगाई 44वें संविधान संशोधन ने? कहा कि एक बार में तो तुम 6 माह बढ़ा सकते हो, दूसरी बार में भी तुमको बढ़ाना 6 ही माह बढ़ेगा। तो कह रहा है जैसे ही तुम बढ़ाओगे तो 1 साल का अगर टाइम पीरियड बीत गया, मतलब तुमने 6 माह करके कितना लगा लिया, 1 साल, तो 1 साल के बाद अगर तुम्हें इसे कंटिन्यू करना है, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, 3 साल तक का है। तो कह रहे 1 साल के बाद अगर अब तुम्हें इसे बढ़ाना है तो तुम्हें 2 कंडीशन प्रूव करनी होगी। 2 कंडीशन क्या? पहली, तुम्हें ये दिखाना होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, पहली कंडीशन कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। और दूसरी कंडीशन ये दिखा देना कि जो चुनाव आयोग है वो ये कह रहा है, वो इस बात की घोषणा कर रहा है कि भाई राज्य में विधानसभा के इलेक्शन इस टाइम कराना पॉसिबल नहीं है जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ये बात कह रहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते विधानसभा की इस टाइम, राज्य में स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। तो मतलब 2 कंडीशन, नेशनल इमरजेंसी और इलेक्शन न करवा पाने वाली कंडीशन अगर दिख रही है तो उसी कंडीशन पे आप 1 साल के आगे बढ़ाओगे इमरजेंसी, अदरवाइज आपको 1 साल पर ही रोकना पड़ेगा। 1 साल के बाद वो आगे बढ़ेगी नहीं। और 1 साल के बाद अगर आपने ये दोनों कंडीशन दिखा के बढ़ा भी ली तो ये 3 वर्ष तक ही चलेगी, मतलब 2 वर्ष और बढ़ा सकते हो 6 माह करके, उसके बाद तो ये समाप्त होनी ही होनी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसको लेके। तो इसी को जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है, गवर्नर की रिपोर्ट पर या इनकी रिपोर्ट के बिना भी प्रेसिडेंट इम्पोज करेंगे। प्रोसीजर समझ चुके हैं हम लोग कि भाई 2 माह का आपको टाइम मिलेगा जिस दिन इम्पोज करोगे, और 2 माह के भीतर भीतर आपको संसद से जो है परमिशन लेनी है। अगर लोकसभा भाई भंग हो चुकी है तो जिस दिन वापस आएगी, पुनर्गठन होगा, उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन का समय आपको लोकसभा से परमिशन देने का मिल जाएगा, ये हो जाएगा। और टाइम पीरियड की अगर हम बात करें इसको इम्पोज करने की, तो एक बार में आप 6 महीने लगा सकते हो, 6 महीना करके ही बढ़ा सकते हो। और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है, 3 साल। और 3 साल में भी क्या बताया गया अभी कि 1 साल के बाद अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको 2 बातें शो करनी होंगी कि एक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, प्लस साथ में इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि भाई स्टेट के विधानसभा के इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन कुछ इस प्रकार की गड़बड़ है राज्य में, तो ये हो जाएगा, तभी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ सकती। अब इसके जो मेन चीज़ बच रहे हैं, कुछ इफेक्ट हैं इसके। अब इफेक्ट में भैया है कि कार्यपालिका इनकी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, यानी इनकी पूरी सरकार तो गई, इनकी एग्जीक्यूटिव पूरी तरह समाप्त। समाप्त का मतलब इनकी जो गवर्नमेंट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी समाप्त हो जाएगी। क्या विधायिका पर क्या असर होगा, क्या वो समाप्त हो जाएगी? करेक्ट कर सकते हैं आप, या तो उसको पूरी तरह डिसॉल्व कर दीजिए या तो सिर्फ आप सस्पेंड कर दीजिए। तो दोनों ही कंडीशन में जब घोषणा होगी, दोनों इनमें से किसी भी चीज़ की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। जैसे ही घोषणा करेगा इमरजेंसी की तो उस दौरान वो ये बताएगा कि कार्य आज के बाद इनका संसद संभालेगी, लॉ मेकिंग का। ठीक है, या तो संसद संभालेगी या तो संसद के डायरेक्शन पे ये लोग खुद करेंगे, कुछ भी हो सकता है इसमें। दूसरी चीज, अब बात उठी कि लॉ मेकिंग की, तो लॉ मेकिंग कौन करेगा भाई? तो लॉ मेकिंग के लिए पार्लियामेंट किसको पावर दे सकती है, डेलीगेट कर सकती है? या तो प्रेसिडेंट को कर दे या तो कोई अदर अथॉरिटी को डेलीगेट कर दे, या तो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग की पावर। क्योंकि अब हो क्या रहा है, सारी चीजें उठ के किसके पास आ जाएंगी, लॉ मेकिंग की, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट के हर एक विषय पे लॉ बनाने की शक्ति आ गई है। अब जरूरी नहीं कि वहां पे हम विधायिका को राज्य की पूरी तरह समाप्ति कर दें, अभी हो सकता है कि भाई हम डिसॉल्व ना करें, सिर्फ सस्पेंड करें। तो सस्पेंड करने की भी कंडीशन यही हो गई कि आपको पार्लियामेंट के इशारे पर ही काम करना है, या पार्लियामेंट स्वयं करेगी, या कहने का मतलब पार्लियामेंट ही तय करेगी। तो पार्लियामेंट क्या तय कर सकती है, वो कह रही कि लॉ मेकिंग की पावर वो किसको दे सकती है, प्रेसिडेंट को दे दे, या तो किसी अदर अथॉरिटी को भी दे सकती है जिसको ठीक समझे। अब वो अदर अथॉरिटी कुछ भी हो सकती है। तो अब यहां से चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी। अब जैसे ही, क्योंकि भाई यहाँ पे मान लीजिए कि लॉ मेकिंग का काम पूरी तरह किसके हाथ में आ गया है, पूरी तरह पार्लियामेंट के हाथ में आ गया है। तो पार्लियामेंट या तो स्वयं लॉ बना दे, या तो प्रेसिडेंट बना दे,
या जो भी अथॉरिटी उसको बोला गया वो बना दे। तो अब ये क्या कर सकते हैं, जैसे इनके पास पावर मिल गई है तो इनमें से कोई भी, जिसके पास भी इस टाइम इस दौरान जो है लॉ मेकिंग की पावर होगी, वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी अदर अथॉरिटी हो, वो क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है, यानी कन्फर कर सकती है पावर को। क्या पावर कन्फर कर सकती है कि भाई ये पावर आज के बाद केंद्र यूज करेगी। कौन सी पावर, वो कुछ भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को लेके, स्टेट में कार्य करने को लेके कोई भी किसी भी तरह की पावर दे सकते हैं अब ये लोग, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, या अदर अथॉरिटी हो, वो कोई पावर इनको दे दें कि ये पावर केंद्र सरकार के पास है राज्य के संबंध में। या कोई ड्यूटी भी इनके ऊपर लगा सकते हैं कि भाई इनकी ड्यूटी ये वाला काम यही करेंगे। तो पावर और ड्यूटी कुछ भी केंद्र को दी जा सकती है, केंद्र को दे दें या उसके किसी ऑफिस या उसके किसी ऑफिसर या किसी अथॉरिटी को दे दें। तो जैसा वो ठीक समझें ये तीनों बॉडीज, क्योंकि अब लॉ मेकिंग की पावर इन्हीं के पास आ गई है। लॉ मेकिंग की पावर में वो किसी को पावर भी दे सकते हैं, भाई कोई भी पावर दे सकते हैं, या कोई ड्यूटी भी दे सकते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है कि भाई आज के इधर का प्रशासन तुम संभालोगे, आज के बाद ये केंद्र का ये वाला जो ऑफिस होगा ये संभालेगा, केंद्र का ये ऑफिसर होगा ये संभालेगा राज्य की चीज़ें। अब इसके बाद मान लीजिए कि स्टेट में तो कुछ बचा नहीं, सारी चीज़ें खत्म, मगर स्टेट में काम थोड़ी रुक गया है, स्टेट का काम तो चलना चाहिए भाई, क्योंकि वहाँ के लोग तो अभी भी वहीं रह रहे हैं। तो होगा क्या कि भाई वहाँ फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और फंड कहाँ से निकलेगा, मेन कॉन्सोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से। तो संचित निधि से जो पैसा निकालना है, अब पैसा निकालना है, कंडीशन कैसी है, सिचुएशन कैसी बनी हुई है, सिचुएशन बनी हुई है इमरजेंसी की। कौन सी इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अब तुम्हें अगर पैसा निकालना है स्टेट के कॉन्सोलिडेटेड फंड से, तो परमिशन तुम स्टेट की लेजिस्लेचर से लोगे, मतलब विधानमंडल से लोगे कि संसद से लोगे। तो भाई स्टेट की जो लेजिस्लेचर है यानी विधानमंडल है वो भी अब संसद के अधीन हो गई है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा बिना संसद के या लेजिस्लेचर के परमिशन के नहीं निकलता। तो कहने का मतलब जब स्टेट लेजिस्लेचर की पावर ही कुछ नहीं बची है, अब वो खुद संसद के अधीन हो गई है या तो समाप्त हो गई है, तो वो संसद से बिना पूछे कॉन्सोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि से पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये रूल है कि आप पैसा बिना जनता से पूछे नहीं निकाल सकते। और जनता कहाँ बैठती है, तो विधानमंडल में बैठ रही है तो संसद में बैठ रही है। तो विधानमंडल तो पूरी तरह कार्यरत नहीं है, अब उसका कोई कार्य का इफेक्ट तो उससे कुछ होना नहीं है, तो अब सारी पावर संसद के हाथ में। तो संसद से बिना पूछे कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा तो निकल नहीं सकता। तो कंडीशन ये है कि भाई कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, और इस बात के लिए हमने क्या, संसद के पास ये सहमति लेनी है हमें, और ये सहमति अभी भी पेंडिंग बनी हुई है। ठीक है, ये सहमति अभी संसद से मिली नहीं है, अभी पेंडेंसी बनी हुई है। और इसी दौरान हो क्या रहा है, लोकसभा सेशन में नहीं है, कंडीशन ऐसी बन गई। तो अब वहां से पैसा निकालना है, किस प्रकार से यूज होना है, कहाँ जाना है, तो पैसे निकालने को लेके इस दौरान प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति किसी प्रकार का ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास इस टाइम अथॉरिटी होगी कि वो संसद के बिहाफ पे खुद जो है कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं कि अच्छा पैसा निकालना है, निकाल लो, मैं दे रहा हूँ अभी रिसेंट में ऑर्डर, क्योंकि अभी ज़रूरत है, इमीडिएट ज़रूरत है, लोकसभा सेशन नहीं है, और बिना इन दोनों की सहमति के सदन के हम पैसा नहीं अलाउ कर सकते। तो भाई क्या वेट थोड़ी करेंगे, हमें तुरंत पैसे की ज़रूरत, तो पैसे की ज़रूरत है, राज्य में ज़रूरत है, आवश्यकता, तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो है ऑर्डर दे सकता है। अगला पॉइंट ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट अब ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं उन विषयों पर जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने का मतलब यही है, अब देखिए अध्यादेश राष्ट्रपति किन विषयों पर जारी करता है, कहते हैं जिन विषयों पर संसद लॉ बना सकता है उन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्योंकि लग गई है स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल, तो सारी लॉ मेकिंग पावर स्टेट लिस्ट के हर एक सब्जेक्ट पे संसद कर सकता है। तो संसद जब इनके विषयों पर भी कर सकता है तो प्रेसिडेंट भी इन विषयों पर अब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस की भी पावर इनको मिल जाती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। अब क्योंकि भाई स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी, उस दौरान हुआ क्या, बहुत सारे हो सकता है लॉ बने हों, बाद में पता चल रहा है कि अब स्टेट इमरजेंसी समाप्त, प्रेसिडेंट रूल समाप्त, तो वो लॉ का अब क्या प्रभाव होगा, वो लॉ बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो कहा गया वो लॉ उसी प्रकार से प्रभावी बने रहेंगे, मगर जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होगी जो स्टेट की विधायिका है वो तुरंत कार्यरत हो जाएगी, वो तुरंत कार्य में वापस आएगी अपने, और जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर कार्य में वापस आएगी अब वो डिसाइड करेगी कि ये जो पुराना लॉ था
जो इमरजेंसी के दौरान बना था, इसको बनाए रखें मतलब आगे बढ़ाएं, कि इसमें कुछ संशोधन कर दें या इसको पूरी तरह समाप्त कर दें। इसको बनाए रखें या इसमें कुछ संशोधन कर दें या इसको पूरी तरह समाप्त कर दें। ये तीनों के जवाब इन्हीं के हाथ में होंगे। इसका मतलब लॉ समाप्त नहीं होता है, मगर किसके ऑप्शन पे होता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऑप्शन पे होगा, क्योंकि जैसे इमरजेंसी जाएगी वो स्टेट लेजिस्लेचर वापस आएगा कार्य में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनको हटाने कोई स्पेशल तरीका उस प्रकार का नहीं है जहाँ पे हमने नेशनल इमरजेंसीज में देखा था। वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में कई तरीके अलग अलग थे, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे टाइम पीरियड को देख के ही काम होगा, टाइम पीरियड के बेसिस पे ये हट सकती है, या संसद से भाई आगे बढ़ाया ही ना जा सके, पता चला परमिशन लेना था हमें 2 महीने के भीतर भीतर, परमिशन नहीं मिली तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, बस 2 महीने के लिए लगा रहेगा। या हो सकता है 6 माह के लिए हम पा गए हो, अगला टेन्योर फिर बढ़ाना चाह रहे हो 6 माह का, वहाँ पे हमको परमिशन नहीं मिली तो वहाँ नहीं बढ़ेगा, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। प्रेसिडेंट इसको चाहे तो खुद भी समाप्त कर सकते हैं। अब लॉ मेकिंग की जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, इस दौरान प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकता है अगर पार्लियामेंट को ऐसा करने को कह दे तो प्रेसिडेंट जो लॉ बनाएगा इस दौरान, तो वो कैसे होगा, वो जो है स्टेट उस राज्य में कुछ एमपीज होंगे, ठीक है, उस राज्य के एमपीज कहाँ बैठेंगे, संसद में बैठेंगे, तो उस राज्य के एमपीज से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट रूल बनाएगा, वहां के लिए लॉज बनाएगा। बाकी जो पूरा मैनेजमेंट होगा अब उस राज्य का, पूरा जो है गवर्नर संभालेगा। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हम लोग बोल रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकली ये पूरा डायरेक्शन किसको देगा, अब गवर्नर को। गवर्नर जाओ अब तुम ऐसा काम करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ये पूरा जो ओवरऑल रहेगा चीज़ें प्रेसिडेंट रूल की इतनी रहेंगी। तो काफ़ी इजी था, होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतनी रखेंगे बातें, अगले लेक्चर में हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कवर करेंगे।